देखो भाई, नाइन्थ क्लास सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति, उसका ये चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर्स हैं, डिस्कस कर लेते हैं इधर। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो निम्न परिस्थितियों में हुई थी। लुई 16वें का शासन था और कई बार युद्ध की मार झेलने से फ्रांस की जो है आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी थी। अब उसे फिर से नए कर बढ़ाने की आवश्यकता थी। मजदूरों, व्यवसायियों एवं किसानों का शोषण हो रहा था। मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। किसानों की फसलें कड़ाके की ठंड के कारण मारी गई थी और खाने पीने की वस्तुएं आसमान छूने लगी थीं। तीसरे, एस्टेट के प्रतिनिधि अब खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर चुके थे और नए संविधान भी बनाना शुरू कर दिया था। इस समय कुछ दार्शनिकों के विचार जो है और निरंकुश शासन से पूरा फ्रांस जो है आंदोलित होने लगा था। फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फ़ायदा मिला? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई? आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, आंसर हो जाएगा इसका कि फ्रांसीसी समाज के तीसरे तबके यानी फ्रांसीसी समाज के तीसरे तबकों को क्रांति का फ़ायदा मिला था मिला था कुलीन वर्ग को सत्ता छोड़नी पड़ी जो है, और जनता से सामंती कर वसूलते थे। पादरी वर्ग को निराशा हुई, जिनकी चर्चों को बंद कर दिया गया और चर्चों के भवनों को कार्यालयों में तब्दील कर दिया गया था। ठीक, 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन कौन सी विरासत छोड़ गई? तो इसका आंसर हो जाएगा कि 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति निम्न विरासतें छोड़ गई। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। विश्व के अधिकांश देशों के अंदर जहां इस तरह की क्रांति की आवश्यकता थी, उन्हें फ्रांस की क्रांति में जो है प्रेरणा मिली। अमेरिका, रूस और इंग्लैंड में भी इस क्रांति की प्रेरणा से क्रांति हुई और विश्व पटल पर आमूल-चूल परिवर्तन हुए। और इस क्रांति की प्रेरणा से विश्व के अनेक देशों में सामाजिक, राजनीतिक और क्रांतिकारी आंदोलन हुए। इस क्रांति से तानाशाही और निरंकुश शासकों का अंत हुआ और विश्व जनमानस अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन को प्रेरित हुआ। अगला प्रश्न है कि उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। देखिए, जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, कानूनी बराबरी के अधिकार और स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व के अधिकार। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर्विरोध थे? तो देखिए, सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश वास्तव में अंतर्विरोध से घिरा था। मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा में कई आदर्श संदिग्ध थे। उदाहरण के लिए, कानून केवल समाज के हानिकारक कार्रवाइयों को रोकने के लिए ही अधिकार रखता था, जबकि अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक अपराधों के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। घोषणा में यह कहा गया है कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, सभी नागरिकों को इसके गठन में भाग लेने का अधिकार है और सभी नागरिक इसके समक्ष जो है समान है। जबकि उस समय जब फ्रांस एक संवैधानिक राजशाही बन गया था, तब लगभग 3 लाख पुरुषों और महिलाओं को जो 25 वर्ष की आयु के अंतर्गत थे, उन्हें ही वोट देने की अनुमति थी। उन्हें जो है वोट देने की अनुमति नहीं थी। अतः इससे स्पष्ट है कि सार्वभौमिक अधिकार फ्रांसीसी समाज के कुछ वर्गों तक ही सीमित था और संविधान अमीरों के लिए ही उपलब्ध था। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म जो हुआ था सन 1769 ईस्वी में रोम सागर के द्वीप कोर्सिका की राजधानी अजासियो में हुआ था। वह साधारण प्रतिभा का स्वामी था। उसने पेरिस के फौजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सेना में भर्ती हुआ और असीम वीरता, साहस और सैनिक योग्यता द्वारा उन्नति कर सेनापति बन गया। उसने ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के विरुद्ध विजय प्राप्त की। तत्पश्चात वह डायरेक्टरी का प्रथम बना और थोड़े ही समय में ही वह फ्रांस का सम्राट बन गया। उसने अपनी योग्यता और कुशलता से फ्रांस में शांति व्यवस्था स्थापित की। ठीक है, अब देखिए, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं उत्तर सहित। देखिए, लुई 16वां कब फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ? तो सन 1774 ईस्वी में लुई 16वां जो है फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ था। अगला प्रश्न है कि लुई 16वां जब फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ तब उनकी उम्र क्या थी? तो लुई 16वां जब फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ था मित्रों, तब उसकी साल जो है उनकी जो उम्र थी वो 20 साल थी। लुई 16वां
जबकि राजगद्दी पर आसीन होने के समय वित्तीय संसाधन नष्ट होने के क्या कारण थे? तो लुई 16वां जब फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ तो वित्तीय संसाधन नष्ट होने के प्रमुख कारण थे कि लंबे समय तक युद्ध चल रहा था। क्या है? लंबे समय तक युद्ध चला था। लिब्रे क्या है? इसे कब समाप्त कर दिया गया? तो देखिए, यह फ्रांस की मुद्रा होती है जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, फ्रांस को कब गणतंत्र घोषित किया गया? तो भैया फ्रांस को 21 सितंबर सन 1792 ईस्वी में जो है गणतंत्र घोषित किया था। जो फ्रांस का जो राष्ट्र है ना, उसको 21 सितंबर सन 1792 ईस्वी में क्या है, गणतंत्र घोषित किया गया था। किस पुस्तक में सरकार के अंदर सत्ता विभाजन की बात कही गई है? तो विच बुक हैज़ प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन गवर्नमेंट? इसका आंसर देखिए, आपको खुद इसको जो है रिसर्च करना है, यह आपके लिए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज को कितने स्टेट में बांटा गया? तो 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज को 3 स्टेट में बांटा गया था। प्रथम स्टेट, दूसरा स्टेट और तीसरा स्टेट। ठीक है। फ्रांसीसी समाज के कौन से स्टेट के लोग कर यानी कि टैक्स अदा करते थे? तो इस वर्ग में कौन कौन से लोग आते थे? तो देखिए, फ्रांसीसी समाज के तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा कर रहे थे। इस वर्ग में व्यवसायी वर्ग, किसान एवं मजदूर वर्ग के लोग आते थे। अगला प्रश्न है कि टाइड और टाइल में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइड एंड टाइल? तो देखिए, फ्रांस में धार्मिक कर को दो टाइल्ड और प्रत्यक्ष कर को टाइल कहा जाता था। यानी जो डायरेक्ट टैक्स था उसको टाइल कहा जाता था, जो इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करता था उसको टाइड कहा जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लुई 16वें के कर बढ़ाने के क्या कारण थे? तो देखिए, लुई 16वां के कर बढ़ाने के निम्न कारण थे। सबसे पहले कि जनसंख्या में वृद्धि, फ्रांसीसी सरकार पर कर्ज का बोझ और वित्तीय संसाधन में कमी और बार बार युद्ध की मार। इसलिए जो है लुई 16वां ने जो है टैक्स बढ़ा दिया था। एस्टेट जनरल क्या है? क्या कार्य करता है? तो देखिए, एस्टेट जनरल एक जो है सरकारी संस्था थी और नए कर की मंजूरी के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई जाती थी। यह नए प्रस्तावनों पर जो है अनुमोदन का कार्य करता था। सन 1791 में फ्रांसीसी संविधान में कानून बनाने का अधिकार किसको सौंप दिया गया था? तो नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूसो हैं। लुई 16वें की मृत्यु कैसे हुई? तो भाई न्यायालय द्वारा उसे देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई थी और 21 जनवरी 1973 में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। देखिए, क्वेश्चन आ जाता है कंपटीशन में कि लुई जो 16वां था उसको कब फांसी दी गई? तो 21 जनवरी सन 1973 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। फ्रांस के इतिहास में किस समय को आतंक का युग कहा जाता है? तो फ्रांस के समय में या फिर प्रश्न ऐसे ये आपको खुद डिस्कस करना है। फ्रांस में नेशनल असेंबली चुनने के लिए मतदान का अधिकार किस प्रकार दिया गया था? देखिए, फ्रांस में नेशनल असेंबली चुनने के लिए मतदान का अधिकार कुछ लोगों को ही प्राप्त था। लोग 2/3 कर चुकाते थे। जो सक्रिय नागरिक थे उन्हें ही मतदान करने का अधिकार प्राप्त था। महिलाएं मतदान नहीं कर सकती थी। अगला प्रश्न है कि फ्रांस में सम्राट लुई 16वें के शासन में सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक किस आधार पर बांटे गए हैं? तो 25 वर्षों से अधिक उम्र के पुरुष जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे उन्हें सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। शेष सभी पुरुष और महिलाओं को के रूप में वर्गीकृत किया गया। लुई 16वां के फिर से कर लगाने की खबर कौन सी व्यवस्था ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया था? तो देखिए, कि लुई 16वां के फिर से कर लगाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया। इसमें कुछ विशेष वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार दिए गए थे। फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों के विचारों ने किस प्रकार आग में घी डालने का काम किया? उनके विचारों को किस प्रकार जन साधारण तक पहुंचाया जाता था? तो देखिए, लुई सरकार की निरंकुश शासन और जर्जर हो चुकी भूखी जनता, महंगाई की मार, अमीर गरीब की चौड़ी खाई और असुरक्षा की भावना से फ्रांस में क्रांति की आग अभी सुलग रही थी कि दार्शनिकों के विचारों ने आग में घी डालने का काम किया और लोगों को उनके विचारों में अपना भविष्य नज़र आया। उनके विचारों पर काफ़ी हाउसों व सैलूनों की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी और पुस्तकों तथा अखबारों के माध्यम से उनके विचारों का व्यापक जो है प्रचार हुआ करता था। अब देखिए, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में किसका शासन था? ये आपको खुद जो है डिस्कस करना है। तो इसका आंसर भी बता देते हैं। खैर, कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में लुई 16वां का शासन था। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे भाई? तो देखिए, फ्रांस की क्रांति के समय प्रमुख कारण निम्न प्रकार थे। लुई सरकार का निरंकुश शासन, मजदूर, व्यापारियों और किसानों का शोषण, दार्शनिकों के विचार जो लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित किया करते थे, महंगाई, बेरोजगारी और बार बार युद्ध से फ्रांस की सरकार पर कर्ज का बोझ, कर में भारी वृद्धि। अगला है कि फ्रांसीसी महिलाओं को मताधिकार का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1941 में प्राप्त हुआ था भाई। कब हुआ था? 1941 में, 1941। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन क्या था? या फ्रांस के सबसे मशहूर क्लबों में से एक था।
मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर कौन था, उसकी मृत्यु कैसे हुई? तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो है जैकोबिन क्लब का नेता था। लुई की मृत्यु के बाद जैकोबिन का शासन हुआ और रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे थे। जुलाई 1794 ईस्वी में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और फिर उसके अगले दिन उसे गिरफ्तार कर गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था। गिलोटिन। अगला प्रश्न है कि द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन क्लब की एक प्रमुख मांग क्या थी? द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन क्लब की एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। 1971 के नए संविधान से फ्रांस की महिलाओं को किस बात से निराशा हुई और उन्होंने क्या मांगे रखी? तो देखिए, महिलाओं को इस बात से निराशा हुई कि 1971 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। उन्होंने निम्नलिखित मांगें रखी थी: महिलाओं को मताधिकार मिले, उन्हें असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी थी। क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कौन कौन से कानून लागू किए तथा क्रांतिकारी सरकार द्वारा फ्रांस में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए लागू किए गए किन्हीं 5 कानूनों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। पिता उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। इस कानून में तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया। इस कानून के अनुसार महिलाएं अब व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थीं, कलाकार बन सकती थीं और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थीं। प्रश्न है अगला कि आतंक राज के दौरान महिलाओं पर कौन कौन से अत्याचार किए गए? तो आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ महिलाओं को फांसी पर भी जो है चढ़ा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधार कौन कौन से थे? दास प्रथा का उन्मूलन जैसे सुधार प्रमुख थे। महिलाओं के जीवन में सुधार और उनके शिक्षा और व्यवसाय कार्य में सुधार किए गए। देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टरी या डायरेक्टरी? तो देखिए, जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस के नए संविधान में 2 चुनी हुई परिषदों का प्रावधान किया गया। ये परिषद 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका की नियुक्ति किया जैसे डायरेक्टरी या डायरेक्टरी कहते हैं। फ्रांस सरकार के स्वरूप में वे कौन से 3 मूल्य थे जो प्रेरक आदर्श थे और फ्रांस ही नहीं बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलन को भी प्रेरित किया? तो देखिए, स्वतंत्रता, विधिसम्मत समानता और बंधुत्व फ्रांस सरकार के स्वरूप में 3 मूल्य थे जो प्रेरक आदर्श थे और फ्रांस ही नहीं बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी जो है प्रेरित किया था। अगला प्रश्न है कि फ्रांस में 1791 के संविधान के तहत किस प्रकार राजनीतिक पद्धति ने कार्य किया? तो फ्रांस में 1791 के संविधान के तहत निम्नलिखित राजनीतिक पद्धति ने कार्य किया। सम्राट की शक्तियों को जो है सीमित कर दिया गया। अब सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित कर स्थानांतरित जो है कर दिया गया। मताधिकार के लिए 2 श्रेणियाँ निश्चित कर दी गईं, जिसमें सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक शामिल थे। सक्रिय नागरिक वोट द्वारा न्यायाधीश का चुनाव करते थे। रूसो ने किस पुस्तक में एक वोट के सिद्धांत का उल्लेख किया? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक में। फ्रांसीसी क्रांति के पहले फ्रांस की स्थिति का संक्षिप्त वर्णन 5 बिंदुओं पर कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति के पहले फ्रांस की स्थिति निम्नलिखित थी। फ्रांसीसी क्रांति के पहले फ्रांस की स्थिति दयनीय थी। फ्रांस बाहरी कर्ज में डूबा हुआ था और उसके वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। फ्रांस की जनता गरीबी के जाल में फंसी हुई थी। किसानों और गरीब जनता के बीच रोजी रोटी का संकट था। फ्रांस में सामंतवादी व्यवस्था का बोलबाला था, जिसमें किसानों को अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के कर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवा देना पड़ता था। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? तो देखो, बुर्बो राजवंश का शासक लुई 16वां का शासन था। जो लुई 16वां जो एम्परर था वो बुर्बो राजवंश से रिलेटेड है, डायनेस्टी से रिलेटेड है। फ्रांस में 1789 की क्रांति के प्रारंभ में दार्शनिकों का योगदान क्या रहा? 5 बिंदुओं में देखिए। दार्शनिकों ने अपने विचारों एवं अपने पुस्तकों के माध्यम से 1789 में क्रांति में बहुत बड़े बड़े योगदान दिए, जो निम्नलिखित हैं। द टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। रूसों ने जनता और प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफ़ी हाउसों व सैलून की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ।
पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच शोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सकें। फ्रांस की महिलाओं के द्वारा प्रारंभ की गई सबसे लोकप्रिय राजनीतिक क्लब का नाम लिखिए। देखिए, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे बेस्ट था, सबसे मशहूर था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जैकोबिन क्लब के सदस्यों के द्वारा अपनाए गए परिधानों की शैली का वर्णन कीजिए। तो देखिए, जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर पर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेज पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। यह ब्रीचेज पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति का ऐलान का एक उनका तरीका था। इसलिए जैकोबिनों को सौ कुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले करने की अनुमति। 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध के लिए उत्तरदायी कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो देखिए, 100 कुलात द्वारा पहने जाने वाली लाल रंग की टोपी किस प्रकार का प्रतीक थी। और देखिए अगला है कि स्वतंत्रता की प्रतीक थी। तो फिर हमें पता ही 18वीं शताब्दी में फ्रांस के मध्यवर्गीय के किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए, अगला प्रश्न है कि आपको खुद डिस्कस करना है, ये वाला जो क्वेश्चन था। नेशनल असेंबली द्वारा बनाए गए संविधान के किन्हीं 5 प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, नेशनल असेंबली द्वारा बनाए गए संविधान के 5 निम्नलिखित हैं कारण। देखिए, मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई, गोश्त और पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई, महंगे और सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई, सभी को साबुन गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया, बोलचाल और संबोधन में बराबरी का जो है आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश कर दी गई थी। तो देखिए, ये था हमारा 9th क्लास का सोशल साइंस का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी रेवोल्यूशन। ये हमने काफ़ी जो है अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है बारीकी से। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर आपको वास्तव में अच्छी लगी हो, नॉलेज मिली हो, तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मैं परमजीत सिंह, शिक्षक मथुरा। थैंक्स।